1960 के दशक के आखिर में कैलिफोर्निया में एक ठंडी हवा चली। यह वह समय था जब हिप्पी आंदोलन अपने चरम पर था और लोग स्वतंत्रता और प्रेम के गीत गा रहे थे। लेकिन इस उज्जवल और रंगीन पृष्ठभूमि के पीछे एक अंधेरा साया मंडरा रहा था। लोगों के दिलों में डर समा गया। हर कोई जानता था कि कुछ भयानक होने वाला है, लेकिन किसी को नहीं पता था कि यह कब और कहां होगा। एक कातिल रात में घूमता था। उसकी छाया हर कोने में दिखाई देती थी और उसकी उपस्थिति ने रात को और भी डरावना बना दिया था। वो ज़ोडिएक के नाम से मशहूर हुआ। उसके नाम ने ही लोगों के रोंगटे खड़े कर दिए थे। उसके क्रिप्टिक मैसेजेस ने पुलिस को परेशान किया। ये संदेश इतने जटिल और रहस्यमय थे कि उन्हें समझना लगभग असंभव था। वो चूहे बिल्ली का खतरनाक खेल खेल रहा था। पुलिस हर कदम पर उसके पीछे थी, लेकिन वह हमेशा एक कदम आगे रहता था। उसकी पकड़ से कोई सुरक्षित नहीं था। हर कोई उसकी अगली चाल से डरता था। ज़ोडिएक किलर एक रहस्य बना रहा। उसकी पहचान एक पहेली थी जिसे कोई सुलझा नहीं सका। वो सैन फ्रांसिस्को की कोहरे से ढकी सड़कों पर भटकता एक भूत था। उसकी उपस्थिति ने शहर को एक डरावनी जगह बना दिया था। उसके जुर्मों ने देश को हिलाकर रख दिया। हर कोई उसकी क्रूरता और निर्दयता से स्तब्ध था। फिर भी उसकी पहचान एक राज बनी रही। पुलिस के पास उसके बारे में कोई ठोस सुराग नहीं था। यह केस आज भी लोगों को हैरान और डराता है। लोग आज भी उसके बारे में पढ़ते हैं और सोचते हैं कि आखिर वह कौन था। ज़ोडिएक ने 37 लोगों को मारने का दावा किया, लेकिन कितने लोग वास्तव में उसके शिकार बने, यह आज भी एक रहस्य है। उसने दिसंबर 1968 और अक्टूबर 1969 के बीच उत्तरी कैलिफोर्निया को आतंकित किया। इस अवधि में उसने कई निर्दोष लोगों की जान ली। आधिकारिक तौर पर केवल 5 हत्याएं और 2 हत्या के प्रयास उसके नाम हैं, लेकिन उसकी क्रूरता और निर्दयता ने उसे एक जीवित दानव बना दिया था। हर हमले से दहशत बढ़ती गई। लोग अपने दरवाजे बंद रखते थे और रात को बाहर निकलने से डरते थे। ज़ोडिएक के मकसद अंधेरे में छुपे रहे। कोई नहीं जानता था कि वह क्यों मारता था। क्या उसे पागलपन, ताकत की प्यास या अम्यूजमेंट की अजीब भावना ने प्रेरित किया था? यह सवाल आज भी अनुत्तरित है। जवाब उसके पीड़ितों के साथ ही मर गए। उनके परिवार आज भी उन सवालों के जवाब ढूंढ रहे हैं। मकसद की कमी उसके अपराधों को और भी भयानक बनाती है। यह अज्ञातता ही है जो लोगों को सबसे ज्यादा डराती है। रैंडमनेस ने डर को बढ़ा दिया। कोई नहीं जानता था कि अगला शिकार कौन होगा। कोई नहीं जानता था कि अगला शिकार कौन होगा। यह अनिश्चितता ही थी जो लोगों को सबसे ज्यादा डराती थी। ज़ोडिएक किलर ने प्रेस से बात की। उसने क्रिप्टिक मैसेजेस भेजे। वो साइफर्स और अजीब सिंबल्स से भरे थे। ये ताने मारने वाले लेटर्स अक्सर एक खास सिंबल के साथ साइन किए जाते थे। ये एक क्रॉस हेयर जैसा दिखता था। यह सिंबल दहशत का प्रतीक बन गया। लेटर्स स्थानीय अखबारों में छपे थे। जनता मोहित और भयभीत थी। ऐसा लग रहा था कि ज़ोडिएक इस टेंशन में मजे ले रहा था। उसे बदनामी की लालसा थी। वो चाहता था कि उसका नाम इतिहास में दर्ज हो। कुछ साइफर्स को एमेटर कोड ब्रेकर्स ने हल किया, बाकी अनसुलझे रहे। मैसेजेस में हत्याओं का घमंड था। उन्होंने भविष्य में हिंसा की धमकी दी। उन्होंने हत्यारे के विकृत दिमाग की झलक पेश की। लेटर्स चिलिंग थे। वे एरोगेंस और डेस्परेशन के अजीब मिश्रण के साथ लिखे गए थे। ज़ोडिएक रिकॉग्निशन चाहता था। वो चाहता था कि दुनिया उसका नाम जाने। वो डर की विरासत छोड़ना चाहता था। ज़ोडिएक के साइफर्स उसका सबसे हैरान करने वाला कॉलिंग कार्ड थे। ये साइफर्स न केवल जटिल थे, बल्कि उनमें एक गहरा रहस्य छिपा हुआ था, जिसने अधिकारियों और जनता दोनों को चौंका दिया। उसे अधिकारियों को ताना मारने में मजा आता था। हर बार जब उसने एक नया साइफर भेजा तो यह एक चुनौती की तरह था, जैसे वह कह रहा हो, मुझे पकड़ सकते हो तो पकड़ो। वो मानता था कि उसके कोड्स अनब्रेकेबल हैं। उसने अपने साइफर्स को इस तरह से डिजाइन किया था कि उन्हें हल करना लगभग असंभव हो। उसने दावा किया कि उनमें उसकी पहचान की है। यह दावा और भी रहस्यमय था, क्योंकि यह संकेत देता था कि अगर कोई साइफर को हल कर ले तो वे उसकी असली पहचान जान सकते थे। एक साइफर, जिसे 408 सीफर के नाम से जाना जाता है, को एक स्कूल टीचर और उसकी पत्नी ने हल किया। यह एक बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि यह पहली बार था जब ज़ोडिएक के किसी साइफर को डिकोड किया गया था। इससे एक रैम्बलिंग मैसेज का पता चला। यह संदेश विचलित करने वाला था, जिसमें कई अजीबोगरीब बातें और दावे थे। ये मिसस्पेलिंग्स और अजीबोगरीब दावों से भरा था। ऐसा लगता था कि ज़ोडिएक जानबूझकर गलतियां कर रहा था ताकि उसका संदेश और भी पेचीदा लगे।
साइफर ने मौत के प्रति हत्यारे के जुनून और कुख्याति की उसकी इच्छा की पुष्टि की। यह स्पष्ट था कि वह केवल हत्या करने में ही नहीं बल्कि अपने कृत्यों के बारे में लोगों को बताने में भी आनंद लेता था। हालांकि साइफर ने उसका नाम नहीं बताया। यह एक बड़ी निराशा थी, क्योंकि कई लोग उम्मीद कर रहे थे कि यह साइफर उसकी पहचान का खुलासा करेगा। इसने रहस्य को और गहरा कर दिया। हर नया साइफर एक नई पहेली की तरह था, जो पहले से भी अधिक जटिल और रहस्यमय था। ज़ोडिएक ने बड़ी सावधानी से अपनी पजल्स तैयार की थी। उसने हर एक साइफर को इस तरह से डिजाइन किया था कि वे हल करने में बेहद कठिन हो। उसने ब्रेड क्रम्स का एक निशान छोड़ा जो एक डेड एंड की ओर ले जाता था। यह एक मानसिक खेल था जिसमें वह अधिकारियों को उलझाए रखना चाहता था। अनसुलझे साइफर्स आज भी इन्वेस्टिगेटर्स को हैरान और निराश करते हैं। वे इन साइफर्स को हल करने के लिए नए नए तरीकों का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई ठोस सफलता नहीं मिली है। वे ज़ोडिएक केस में अल्टीमेट चैलेंज का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह एक ऐसा रहस्य है जिसने दशकों से लोगों को उलझाए रखा है। उनके पास आखिरकार हत्यारे का पर्दाफाश करने की टेंटलाइजिंग पॉसिबिलिटी है। हर नया सुराग उन्हें उस सच्चाई के करीब ले जाता है जिसे वे इतने वर्षों से खोज रहे हैं। सेक्शन 4, लेक हरमन के खून से सने किनारे। ज़ोडिएक के आतंक का राज 20 दिसंबर 1968 को शुरू हुआ। डेविड फैराडे और बेटी लू जेनसन लेक हरमन के पास एक लवर्स लेन में पार्क किए हुए थे। उस भयानक रात गोलियां चली, उनकी जवान जिंदगी खत्म हो गई। कातिल ने कोई निशान नहीं छोड़ा। यह केस स्थानीय अधिकारियों को हैरान कर गया। उनके पास कोई लीड्स नहीं, कोई गवाह नहीं और कोई मोटिव नहीं था। उन्हें क्या पता था, यह तो बस शुरुआत थी। एक बुरा सपना शुरू होने वाला था। हत्याओं ने कम्युनिटी में शॉकवेव्स भेज दी। शांत शहर अब डर की ब्रीडिंग ग्राउंड बन गया था। माता पिता अपने बच्चों को पास रखते थे। लवर्स लेन्स खाली पड़े थे। ज़ोडिएक का साया बड़ा हो गया था। अपराध की क्रूरता चौंकाने वाली थी। हत्यारे ने कोई दया नहीं दिखाई। ये पैशन का क्राइम नहीं था, ये एक ठंडा कैलकुलेटेड एक्ट था। ये एक प्रेडेटर का काम था। सेक्शन 5, ब्लू रॉक स्प्रिंग्स में गोलियों की गूंज। 6 महीने बाद ज़ोडिएक ने फिर हमला किया। इस बार उसका निशाना ब्लू रॉक स्प्रिंग्स पार्क था, एक जगह जो पहले से ही स्थानीय लोगों के बीच लोकप्रिय थी। 4 जुलाई 1969 को माइकल मेजो और डार्लिन फेरिन वलेहो के ब्लू रॉक स्प्रिंग्स पार्क में पार्क किए हुए थे। वे एक शांत शाम बिता रहे थे। अनअवेयर की खतरा उनके करीब था। अंधेरे ने हत्यारे को कवर प्रदान किया। पार्क की रात की खामोशी में कोई भी उनकी मदद के लिए नहीं था। उसने उनकी कार के पास अप्रोच किया। उसकी चाल धीमी और निश्चित थी, जैसे कि वह जानता था कि उसे क्या करना है। गोलियों ने रात की खामोशी तोड़ दी। माइकल और डार्लिन पर अचानक हमला हुआ और वे बचने का कोई रास्ता नहीं देख पाए। डार्लिन फेरिन की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। माइकल मेजो बच गया, लेकिन गंभीर रूप से घायल हो गया। उसकी हालत नाजुक थी। उसने हमलावर का डिस्क्रिप्शन दिया। माइकल ने पुलिस को बताया कि हमलावर ने एक फ्लैशलाइट का इस्तेमाल किया था, जिससे वह ब्लाइंडेड हो गया था। उसने एक हेवी सेट व्हाइट मेल का वर्णन किया। यह विवरण पुलिस के लिए महत्वपूर्ण था, क्योंकि यह उन्हें हमलावर की पहचान के करीब ले जा सकता था। उसकी गवाही इन्वेस्टिगेशन के लिए क्रूशल हो जाएगी। पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की, लेकिन सुराग कम थे। इस हमले में लेक हरमन की हत्याओं से स्ट्राइकिंग सिमिलैरिटीज थी। दोनों मामलों में हत्यारे ने कपल्स को निशाना बनाया था। हत्यारे ने एक जैसे हथियार का इस्तेमाल किया। यह एक और संकेत था कि दोनों हमले एक ही व्यक्ति द्वारा किए गए थे। उसने सिक्लूडेड एरियाज में पार्क किए युवा कपल्स को निशाना बनाया। यह उसकी मोडस ऑपरेंडाई बन गई थी। पुलिस को कनेक्शन का शक होने लगा। वे समझने लगे कि यह कोई आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं था। एक चिलिंग रियलाइजेशन हुई। वे एक सीरियल किलर से निपट रहे थे। यह रियलाइजेशन उनके इन्वेस्टिगेशन के लिए एक टर्निंग पॉइंट था। ब्लू रॉक स्प्रिंग्स अटैक और भी ब्रेजन था। हत्यारे ने बिना किसी डर के हमला किया, जैसे कि उसे पकड़े जाने का कोई डर नहीं था। हत्यारे ने एक हॉलिडे पर हमला किया। यह एक बोल्ड मूव था, जिसने पुलिस को और भी चिंतित कर दिया। वो हर हमले के साथ बोल्डर होता जा रहा था। उसकी हिम्मत बढ़ती जा रही थी और उसके हमले और भी खतरनाक होते जा रहे थे। वो और कॉन्फिडेंट और डेंजरस होता जा रहा था। पुलिस के लिए यह एक अलार्मिंग सिचुएशन थी, क्योंकि वे जानते थे कि अगर उसे नहीं रोका गया
तो और भी निर्दोष लोग मारे जाएंगे। सेक्शन 6, एक खूनी लेटर, एक भयानक कोड। 1 अगस्त 1969 को वलेहो टाइम्स हेरल्ड, सैन फ्रांसिस्को क्रॉनिकल और सैन फ्रांसिस्को एग्जामिनर में 3 लेटर्स पहुंचे। वे एक शेकी, अनइवन हैंड में लिखे गए थे। लेटर्स चिलिंग थे। उनमें हत्याओं का डिटेल्स था। उनमें जिम्मेदारी का एक चिलिंग दावा शामिल था। लेटर्स में एक भयानक चैलेंज भी था। हर लेटर में 3 पार्ट साइफर का एक पीस था। जोडियक ने दावा किया कि साइफर में उसकी पहचान का खुलासा हुआ है। उसने अखबारों से साइफर्स को उनके फ्रंट पेजेस पर प्रिंट करने की मांग की। अखबारों ने कंप्लाई किया। जनता मोहित हो गई। जोडियक एक मीडिया सेंसेशन बन गया था। वो अटेंशन में थ्राइव करता था। साइफर्स एक पजल थे। वे अथॉरिटीज और पब्लिक दोनों के लिए एक चैलेंज थे। जोडियक एक डेडली गेम खेल रहा था। दांव पर इंसानों की जान थी।